Good morning, everyone. So, today we are going to study the next topic after the Bohr's theory of hydrogen atom. तो बोर्स थ्योरी में हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की हैं, उसकी स्पीड और जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ये हमने फाइंड आउट किया है। और जो बोर्ड्स ऑर्बिट्स हैं जिनमें कि ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन, उनकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, कौन कौन सी ऑर्बिट्स में ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन एनर्जी का आ चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी हैव टू स्टडी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट कि जो आप टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो टॉपिक और मोस्टली जो 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि 11th क्लास के 9th क्लास के जो टॉपिक्स थे वो मैकेनिक्स के थे और उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके आसपास थे, आप उनको देख सकते थे कि कहाँ ऐसा फिनोमेना हो रहा है। लेकिन जो 12th के टॉपिक्स हैं, सपोज दैट दिस विच वी आर स्टडीइंग दिस टाइम, एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर, तो वो फिनोमेना बस आपने यहाँ पर पढ़े हैं और लैब्स में भी इनके प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनसे आप इनको देख सकें। तो सबसे पहले अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज़ है क्या या फिर स्पेक्ट्रम क्या है, तो खाली इमेजिनेशन से हम उसको नहीं पढ़ सकते या फार्मूला लर्न करके फार्मूला रट के हम उसको नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले जो यहाँ वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने आपको बताया था स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पहले भी कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है एक ऑर्बिट में जिसमें कि वो रेवोल्यूशन कर रहा था उससे दूसरी ऑर्बिट में, हायर लेवल में भी जा सकता है, लोअर लेवल में भी जा सकता है। एन जो है रिलेशन में या नंबर ऑफ ऑर्बिट शो कर रहा है, कौन सी ऑर्बिट में वो ट्रांजिशन करेगा, कब किस कंडीशन में वो ट्रांजिशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन तब करता है जब उसको एनर्जी मिल जाती है। उसको एनर्जी किससे मिलती है? उसको एनर्जी मिलती है फोटोन से, जब वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की, तो कुछ चीज़ें, कुछ जो जिस तरह से हम जो सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स को बोलेंगे उनमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ट्रांजिशन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा दैट वुड बी एटम, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एटम। ठीक है। अब ये पूरा फिनोमेना किस तरह का होता है वो डायग्राम्स यहाँ नहीं बने हैं, यहाँ वो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स बने हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं, इसलिए समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो एक बार हम स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक ऐसा डायग्राम लिया है जो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। सबसे पहले तो कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइंस, ये बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स आप सुन चुके हैं। तो सबसे पहले एक फिनोमेना है, यहाँ पर डायग्राम में आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती हैं और कैसे फोटोन एटम एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है और इलेक्ट्रॉन उसका जो है वो ट्रांजिशन करता है। तो बिल्कुल ऐसा ही केस है, जैसे ये समझिए कि ये सोर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये कोई लाइट कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, जहाँ से लाइट आ रही है। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसके पास सारी वेवलेंथ की लाइट है। आपने बहुत सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स पढ़ी है ना, कि जो लाइट है उसके अंदर जो फोटॉन्स हैं, उन फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, हर किसी की अलग अलग होती है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उसमें जितनी भी वेव्स आ रही हैं, जितनी भी उसमें हमने वो पढ़ी हैं वेव्स, उनके सबके लिए हमने पढ़ा है कि जो उनका पूरा आपने एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखा था, तो उसमें सभी की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें अलग थी। तो समझ लीजिए ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और इसके पास सारी वेवलेंथ की लाइट है, जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ है। अब क्या होता है इसके रास्ते में, यहाँ पर क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में आती है लाइट तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ में टकराती है, तो उसके पाथ में यहाँ पर, अगर ये सन है तो इसके पाथ में यहाँ पर क्लाउड ऑफ गैस आ रहा है, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
बहुत सारे गैस के यहाँ एटम्स हैं जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में इसके पाथ में आ रहे हैं। तो जब ये लाइट इन एटम से टकराती है तो क्या होता है कि एटम के अंदर जाने के बाद लाइट के साथ क्या होता है कि एटम लाइट के अंदर जो बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, जो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, इनमें से कुछ किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करेगा एटम। ओके, अब किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस एटम के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी कौन से लेवल में था, ये आ गया न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट से मान लीजिए इस लेवल में था, ऑलरेडी वो कौन से लेवल में था और उसको जाना कौन से लेवल में है ये पहले से डिसाइडेड है। क्योंकि अगर उसको ट्रांजिशन करना है, सपोज दैट सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल में उसको जाना है, ठीक है, ऐसा ट्रांजिशन करना है, तो उस ट्रांजिशन के लिए जो वेवलेंथ है वो डिसाइडेड है कि उसको इतनी वेवलेंथ का फोटोन मिलेगा, तभी वो सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल पे जाएगा। ओके, तो अब लाइट के सोर्स के बीच में आ गया ये हाइड्रोजन एटम। अब इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट हुई तो इसका इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल में था, सेकेंड ऑर्बिट में था। अब इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना था, थर्ड ऑर्बिट में। अब इसको उन सारी वेवलेंथ में से वो वेवलेंथ मिल गई जिस वेवलेंथ से इसकी जो नीड थी वो पूरी हो सकती थी। वो वेवलेंथ इसके इलेक्ट्रॉन को सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल में पहुंचा देगी। ओके, तो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, एटम। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि हम वर्ड यूज़ करेंगे एटम। तो एनर्जी या फिर वेवलेंथ या फिर फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है एटम, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ कि उसका जो इलेक्ट्रॉन था उसको इतनी एनर्जी मिल गई कि उसने ट्रांजिशन कर लिया सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल में। और अब क्या होता है कि अब आप देख रहे हैं कि पहले इस सोर्स का था ऐसा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब सारी जितनी भी वेवलेंथ है उन सबको एक डायग्राम से शो कर दिया, वो कहलाया स्पेक्ट्रम। अब जितनी भी वेवलेंथ हैं वो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं अलग अलग कलर की दिखाई गई, क्योंकि हर एक वेवलेंथ के लिए पर्टिकुलर कलर अलग अलग है। तो पहले इसका स्पेक्ट्रम हम क्या बोलेंगे, कॉन्टीन्यूअस था। ठीक है, जब ये इस एटम से टकराया तो उस एटम ने क्या करा, इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ले ली। अब इसका स्पेक्ट्रम कैसा हो गया, इस तरह का। जो वेवलेंथ उसने इससे ले ली है उस वेवलेंथ की जगह बीच में इस तरह की डार्क लाइन आ गई कोई भी, तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम से डिफरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और लिखा है विद डार्क लाइंस, और डार्क लाइंस, तो ये वाला स्पेक्ट्रम किस केस में बनता है, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बीच में ब्लैक ब्लैक लाइंस मिलेंगी, डार्क लाइंस मिलेंगी। रीज़न क्या होता है कि ये वाली वेवलेंथ इससे जा चुकी है। कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब ये इसने इससे पास किया तो इसने इससे जो वेवलेंथ थी, जो फोटोन था, ले लिया, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो हायर लेवल में चला गया, फिर पास आउट होने के बाद में इससे इलेक्ट्रॉन वापस अपने लेवल में आ गया और इसने वो एनर्जी एमिट कर दी। अब क्या होगा कि अब जो इसका स्पेक्ट्रम बीच में इस तरह की डार्क लाइंस के साथ में था वो चेंज हो गया और स्पेक्ट्रम जो है वो इस तरह का बन गया जैसे कि यहाँ दिखाया है। तो ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम था सबसे पहला जिसके पास सारी वेवलेंथ्स थी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अभी मैंने आपको बताया बीच बीच में से कुछ वेवलेंथ्स ले ली गई। और एमिशन स्पेक्ट्रम यानी कि इसने जो वेवलेंथ्स ले ली थी, जो ब्लैक रीजन हो गया था, इसने अब जो वेवलेंथ को एमिट किया, जो वेवलेंथ इसने एमिट कर दी हैं उन वेवलेंथ के कलर वापस आना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह का अगर स्पेक्ट्रम है जो ब्लैक में कुछ पर्टिकुलर कलर की लाइंस दिख रही हैं, उसका मतलब कि वापस वो फोटोन, उस वेवलेंथ का फोटोन मिल गया है। और अगर इस तरह का स्पेक्ट्रम आ रहा है, दोनों ही डिस्क्रीट है, अगर इस तरह का है तो इसमें बीच में से वो वाले फोटॉन्स को ले लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट का सोर्स जिससे लाइट आ रही थी वो एटम पे इंसिडेंट हुआ, एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एटम ने एनर्जी एमिट की, और उसके बाद एटम का जो इलेक्ट्रॉन था वो उस लेवल से दूसरे लेवल में चला गया और यही फोटोन का यूज़ हुआ। ठीक है, अब बोर ने यही एक्सप्लेन भी किया था कि कौन सी वो वेवलेंथ लेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में उसको जाना है। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, अगर उसको वो वेवलेंथ मिलती है तभी उससे वो वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, अगर वेवलेंथ वो वाली नहीं मिलती है तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बाकी सारी वेवलेंथ जो है वो विदाउट एनी इफेक्ट उससे पास आउट हो जाती हैं और किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक तो आपका ये डायग्राम क्लियर है
ठीक है। दूसरा ये वाला, ये कोई डायग्राम्स आपको बनाने नहीं है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से हैं ताकि आपको स्पेक्ट्रल लाइंस पूरी तरह से समझ में आ जाए। ये आपका डायग्राम था कि किस तरह का प्रोसेस होता है, कैसे लाइंस निकलती हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको, कॉन्टीन्यूस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो जाता है, ब्राइट लाइन स्पेक्ट्रम और ये डार्क लाइन स्पेक्ट्रम है। उसके बाद आपका आता है एक डायग्राम, ये वही इंटरनल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। ये वाले तो एक्सटर्नली कैसे कॉलिजन होता है ये सब दिखा रहे हैं। ये है हाइड्रोजन एटम की या किसी भी एटम की बात की, उस एटम के अंदर सबसे इनर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो यहाँ दिखाई है, फिर उसके बाहर की ऑर्बिट्स हैं, लिखा भी है नंबर n = 1, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, उसके बाद 4, 5 जो भी है इस तरह से दिखाए गए हैं। तो ट्रांजिशन, अब आपको पता है कि अगर ट्रांजिशन यहाँ पे पहला एरो जो लगाया गया है वो आप देख रहे हैं n = 1 पर अगर कोई आ रहा है, ठीक है, तो ये सबसे छोटा जो रेड एरो दिखाया गया है इसमें लिखा है रेड स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि अगर इस पर कोई आ रहा है, बाहर वाले लेवल से इस पे आ रहा है, यानी कि सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। जो एनर्जी एमिट करेगा तो वो एनर्जी जो एमिट करेगा उसकी वजह से जो लाइन बनती है स्पेक्ट्रम में, भी आपने देखा जो लाइन बन रही है उन्हीं को स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, और वही स्पेक्ट्रल सीरीज़ भी कहलाती हैं। उनको जब स्पेक्ट्रम में एक साथ सारी लाइंस को लगा देते हैं तो वही स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहलाती हैं। तो आपने देखा कि यहाँ रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो इन जो लाइंस हैं जो ये डिसाइड करेंगी कि कौन से लेवल से कौन सी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कौन सी लाइन बनेंगी, तो लाइंस का नाम दिया गया। सेकंड से अगर फर्स्ट पे आ रहा है, किसी भी लेवल से फर्स्ट पे आ रहा है, या फर्स्ट से किसी भी लेवल पे जा रहा है, n = 1 से डिफरेंट लेवल्स पे जो जा रहा है और आ रहा है, वो वाली लाइंस कहलाती हैं लाइमन सीरीज़। ओके, और इसमें जो लाइट होती है, जो एमिट होती है या जो एब्जॉर्ब होती है, वो है अल्ट्रावायलेट लाइट। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड n = 2 की, तो n = 2 लेवल पर आ रहा है या उससे जा रहा है, तो यहाँ पर जो लाइंस भी आपको दिखाई गई हैं, तो यहाँ पर उसके लिए ये जो है ग्रीन कलर का सिंबल बना है, तो ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रल लाइन है, और ये जो है आपकी बामर सीरीज़ कहलाती है और इसमें है विजिबल लाइट। ठीक है, इसी तरह से आगे और बढ़ते जाते हैं। ये वॉयलेट स्पेक्ट्रल लाइन है, और लाइमन बामर के बाद में आ जाती है पाश्चन। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट जो है वो सीरीज़ यहाँ दिखाई भी गई हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन और ब्रैकेट, और लास्ट में एक फुंड सीरीज़ भी होती है। तो इस तरह का डायग्राम है। इसके बाद एक और नीचे डायग्राम दिखा रखा है, वो भी पूरे स्पेक्ट्रम को शो कर रहा है। तो सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट एम था वो ये था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर होता क्या है और कैसे बनता है। उसके बाद ही हमें स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी, क्योंकि बोर ने ही इसको सबसे ज़्यादा वर्क बोर ने ही किया है इसमें, जिन्होंने ये बताया है कि किस तरह का ये स्पेक्ट्रम बनता है और कहाँ कैसे ये ट्रांजिशन करता है इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम को स्टडी करने के लिए, क्योंकि ट्रांजिशन करेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या कितनी एनर्जी को एमिट करेगा। तो उसके लिए एनर्जी का रिलेशन हमने रीराइट किया है, और ये आपको मैंने पहले ही कहा था, पता भी होना चाहिए कि En मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड और energy which atom will emit for any particular orbit. So En is equal to minus 2 pi square mk square z square E4 upon h square n square। फिर बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन अगर हम लेते हैं तो पता है कि पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में ट्रांजिशन के लिए, तो सपोज दैट यहाँ ले रखा है कि लेवल n2 से लोअर लेवल n1 पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी है, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दोनों लेवल्स के बीच में, वो किसके इक्वल होगा, h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और जहाँ न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर्टिकुलर रेडिएशन की। तो दिस एनर्जी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो फ्रीक्वेंसी न्यू अगर हम फाइंड करें तो h न्यू इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर हमने क्या किया है,
जो ये एनर्जी का रिलेशन था वो अप्लाई किया है और बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। ब्रैकेट के अंदर बचता है 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाता है अपॉन में। और फिर हमने एक काम और किया है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी के बाद यहाँ फाइंड करना है वेव नंबर। वेव नंबर का सिंबल न्यू बार होता है और दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर हमें वेवलेंथ और लाना पड़ेगी, तो हमने लिखा है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। और इसको चेंज हमने यहाँ से किया है क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो क्या होती है, न्यू। अगर यहाँ से फाइंड करें तो न्यू इज इक्वल टू c/λ। तो यहाँ जो c आ रहा है न्यूमरेटर में वो इधर डिनोमिनेटर में कर दिया है, तो इसी रिलेशन में c और आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 2π² m² e4/ch³ और ब्रैकेट के अंदर वही है 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये जो होल कांस्टेंट है आपका, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है एक सिंबल कैपिटल R से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कैपिटल R यहाँ पर कहलाता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट और उसकी न्यूमरल वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 1.0973 × 10⁷ और यूनिट होती है पर मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ तक हम आज कवर अप कर रहे हैं। सो इट इज़ फिनिशिंग। ओके, थैंक यू।